सुयोग संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गीतांजलि अंधेरिया और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 6वीं का वर्ण परिचय व्याकरण से। कक्षा 6वीं में ही हम वर्ण परिचय पढ़ लेते हैं। वर्ण परिचय क्या है, वर्णों के क्या प्रकार हैं और उनके अंदर और कितने प्रकार हैं, ये सभी जानकारी हमें वर्ण परिचय से मिलेगी। तो चलिए हम कक्षा 6वीं का सबसे सामान्य विषय, क्योंकि 5वीं के बाद जब बच्चा कक्षा 6वीं में आता है तब वहाँ पर उसे संस्कृत एक कठिन शब्द एक विषय लगने लगता है। हमें कठिनता को देखना ही नहीं है। जब हम उसके बेस को पढ़ते हैं, किसी भी मकान को बनाने से पहले उसकी नींव डाली जाती है। नींव यदि मजबूत हो तो मकान वैसे भी मजबूत ही बनता है। तो ठीक हमारे कक्षा 6 के क्लास 6 के बच्चों के लिए यदि हमें नींव मजबूत करनी है तो उनके लिए हमें अक्षरों का परिचय देना पड़ेगा और इसके लिए हम पढ़ेंगे वर्ण परिचय। बिना वर्ण परिचय के हम भाषा की जानकारी नहीं ले सकते। एक बच्चा जब पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब वो बोलना शुरू करता है कुछ समय के बाद, तो वो छोटे छोटे अक्षर मम, प, मा ये बोलना शुरू करता है, क्योंकि ये भाषा के उन वर्णों से उसका आधार हुआ है। उन वर्णों से उसने विकास करना शुरू किया है। वो वर्ण ही उसके आधार थे। तो वही कक्षा 6वीं के उन छोटे छोटे शिशुओं के लिए ये नया परिचय है, वर्ण परिचय। हिंदी में हमने वर्ण पढ़े हैं, वही वर्ण है। आ से लेके आहा तक, का से लेके ज्ञा तक, आ से आहा तक में हम स्वरों को पहचान लेते हैं, का से ज्ञा तक में हम व्यंजनों को पहचान लेते हैं। तो यहाँ हमें बच्चों डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा वर्ण परिचय है। हम सामान्य अपने हिंदी को भी ध्यान में रख के हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ण परिचय। वर्ण है, इसकी परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको वर्ण कहते हैं और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर वर्ण का प्रकार बताए कि हम एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारे वर्ण हो जाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? अब अगर हमने वर्णों को छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी वर्ण ये मात्राओं में भी चले जाते हैं। अब इन वर्णों के आगे हम वर्णमाला भी पढ़ते हैं। एक एक मोती से गुथी माला को जब हम विस्तृत तौर पर एक एक सीक्वेंस में लगाते जाते हैं वो माला बन जाती है। ठीक वैसे ही हमें देखना है कि वर्णमाला वर्ण सही क्रम में लगकर जो एक क्रम के समूह के रूप में जुड़ जाते हैं, एक माला के रूप में बन जाते हैं, उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। फिर हम वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। हमने वर्णों को समझा, वर्णमाला को समझा, लेकिन वो वर्ण है क्या, हमें उन वर्णों के प्रकारों को समझना है। तो वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण में आते हैं आ, ई, उ, ये स्वर वर्ण हो गए। ए, आई, ओ, औ, ये सब स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण में आते हैं तो हम का से लेके ज्ञा तक के सारे व्यंजन पढ़ लेते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, सारे व्यंजन ज्ञा तक हम जितने व्यंजन पढ़ते हैं सबके सब अक्षर पढ़ते हैं, सबके सब व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब हमने एक पहला स्वर पढ़ा और फिर व्यंजन पढ़ा तो स्वर के प्रकारों को भी पहचानते हैं कि स्वर है क्या, क्योंकि हम हिंदी से पढ़ते चले आ रहे हैं, हिंदी की कक्षा से, हिंदी विषय से, कि हमने आ से आहा तक के स्वरों को पढ़ा, कहीं अनुस्वार देखा, कहीं आहा देखा। तो उन स्वरों को समझने के बाद वो स्वर भी अपने आप में कई भागों में बटे होते हैं। तो अब हमें पढ़ना है स्वर का प्रकार। तो यहाँ से हम चलते हैं स्वर के प्रकार की तरफ। देखिए हमें पढ़ना है स्वर का प्रकार। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और जो तीसरा प्रकार आता है वो आता है प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, हम इनको कैसे पहचानेंगे? क्या हमें इनकी रटने की जरूरत है? तो हमें इनको रटना नहीं है। रटने से कोई भी विषय लंबे समय तक हमें याद नहीं रह जाता। सबसे पहले जानना है हमें ह्रस्व। ह्रस्व के बाद हमने दीर्घ पढ़ा। यदि हमें ह्रस्व का नहीं भी अर्थ आ रहा है तो हम दीर्घ को समझ लेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा, तो स्वाभाविक है ह्रस्व मतलब छोटा।
दीर्घ बड़े अक्षर, ह्रस्व छोटे अक्षर, तो इसको हम कहते हैं छोटा और इसको कहते हैं बड़ा। अब हम उन अक्षरों को देखते हैं, उन स्वर वर्णों को देखते हैं जिनको हम छोटा कह के पढ़ते हैं, जो छोटे होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारे हो गए स्वर। इनको हम छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ कह के पढ़ देते हैं। सर यहाँ बड़ा ऊ लिखा हुआ है, छोटा ऊ। दीर्घ में पहुंचते हैं जब हम, तब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसमें ए भी आता है, आई भी आता है, ओ भी होता है दीर्घ में, और आउ भी होता है दीर्घ में। क्यों होता है? जब हम किसी भी वर्ण को पढ़ते हैं तो वर्ण को पढ़ने में यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम पढ़ते हैं अ, ई, उ। इनको पढ़ते समय हम बोलते हैं कि इनमें हमें छोटा, बिल्कुल कम मात्रा का समय लगता है। इसका एक श्लोक भी है कि एक मात्रो भवेत हश्रु, जहां केवल एक मात्रा का समय लगे, अ, ई, उ, झटके के साथ हम बोल जाए, वो हश्र होगा। जहां द्विमात्रो अधिकम, जहां दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा ज्यादा बोली जाए, वहां पर दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ओ, आउ, ए, आई। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक झटके से आम बोल के दिखाओ, तब भी आप अम नहीं बोल सकते। आम बोलना है आपको, आम, 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 आम। आप 10 बार बोलोगे, लेकिन उस आप को बोलते समय आपको थोड़ा तो समय छोटे आ से ज्यादा लगता ही है, तो वो दीर्घ स्वर हो गया। ई, ई, ईख। इन शब्दों को बोलते समय ये अक्षर जहां आएंगे दीर्घ, उनको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा, ये दीर्घ स्वर में चले जाते हैं। हमने ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों को तो सुना है, पर ये प्लुत क्या है? ये प्लुत शब्द क्या होते हैं? तो त्रिमात्रशु प्लुतो ज्ञाया, जहां 3 मात्राओं का समय लग जाए वो प्लुत स्वर में आता है। 3 मात्राएं कैसी? मैंने बुलाया राम, बहुत जोर से आवाज लगी, राम, राहुल, तो इस शब्द के बीच में जो स्वर की मात्रा होगी, वो स्वर पर जोर पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, लंबा चलाया था, राहुल, राम, सीता। तो जिस स्वर को लंबे समय तक खींचा गया, वही स्वर, लंबा खिंचा हुआ स्वर प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो अभी समझ गए होंगे कि ह्रस्व स्वर में छोटे अक्षर आते हैं जिनको हम छोटा कह के पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर में जिनको बोलने में हमें समय ज्यादा लगता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और प्लुत स्वर में जिनको बोलते समय हमें लंबा खींचना पड़ता है। तो यहाँ हमारे स्वर के प्रकार हो गए। इसके बाद हमको पढ़ना है व्यंजन के प्रकार, क्योंकि हमने स्वर को तो पढ़ा, अभी हमें व्यंजन को भी जानना है। स्वर के 2 प्रकार पढ़े थे, वर्ण के 2 प्रकार पढ़े थे हमने, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पर हमें व्यंजन को पढ़ना है। व्यंजन के भी 5 प्रकार होते हैं, यदि हम इसको अच्छे से पढ़ना चाहें तो। स्पर्श व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, और फिर आता है संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये 5 प्रकार हमारे वर्ण के, व्यंजन के प्रकार में के अंतर्गत ये 5 प्रकार के व्यंजन वर्णों को हम पढ़ते हैं। हमें वर्णमाला में जो का से ज्ञ तक आप पढ़ते हैं, उन का से ज्ञ तक हम सामान्य रूप से तो पढ़ जाते हैं, लेकिन जब उनको हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से वर्ण स्पर्श में आते हैं,
कौन से अंतस्थ में आते हैं, कौन मध्य, कौन अंतस्थ है, कौन ऊष्मीय है, कौन सा द्वैत है और कौन सा संयुक्त है। इस प्रकार ये 5 भागों में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है कि स्पर्श व्यंजन क्या है। हम स्पर्श व्यंजन की तरफ चलते हैं तो स्पर्श का सबसे पहले अर्थ निकाल लेते हैं। जब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब तक एक एक शब्द का अर्थ पता हमें होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब होता है छूना। अब समझना है यहाँ की परिभाषा। हम बोलते कहाँ से हैं? अपने मुख से। जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय वो व्यंजन वर्ण जो हमारे मुख के कई भागों को छू जाएं, उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये हमारे मुख के कई भागों को छू के निकलते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है। स्पर्श होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। आपने देखा होगा कि का, ख, ग, घ, ण ये एक क्रम में लिखे होते हैं। क, ख, ग, घ, ण ये एक क्रम में लिखे हुए हैं। फिर हम नीचे देखते हैं कि चा, छा, जा, झा, ण हमें एक क्रम में देखने को मिलते हैं। ये लगातार भी क्यों नहीं लिखे जाते? यहाँ हम चा लिख लें, फिर छा लिख लें, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ये जो 5 अक्षर हैं, इसमें से पंचमा अक्षर को हटा देते हैं, ये जो 4 अक्षर हैं, ये चारों के 4 अक्षर हमारे मुख के जिस भाग से निकलते हैं वो भाग ही अलग है। क, ख, ग, घ। अब यदि हम पहचाने कि इनको कौन से वर्ण कहते हैं, सिर्फ इस पंक्ति को, तो ये निकलते हैं हमारे कंठ वर्ग से। क्यों? यह हम छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे ही आपको ये बोलना है, उसमें आपको अपने गले पर उंगली रखनी है। हम गले पर उंगली रखेंगे और हम बोलना शुरू करेंगे क, ख, ग, घ। हमने अपनी जीभ को नहीं हिलाया। यदि आप मेरे मुख को देख पा रहे हैं तो क, ख, ग, घ, जीभ नहीं हिली, दांत नहीं मिले, ओंठ नहीं मिले, कुछ भी मुंह में नहीं हुआ, कुछ भी एहसास हमें नहीं हुआ, बस एक जगह एहसास हुआ है गले में, क्योंकि गले में वाइब्रेट हो गए। उस वाइब्रेशन के कारण ही इस जो वर्ग है, चारों अक्षर हैं, इनको कहते हैं कंठ वर्ग। ये कंठ वर्ण के हैं। आगे चलते हैं। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। हमारी जीभ जाके हमारे मुख का जो गहरा हिस्सा है, जिसको हम तालु कहते हैं, वहां जाके टच कर जाती है, वहां जाके स्पर्श कर देती है। इसलिए ये जो हमारे चारों के चारों जो अक्षर हैं, ये कहलाते हैं तालु वर्ग। ये तालु वर्ग से होते हैं। ये इस हिस्से का है। आगे हम चलते हैं। ट, ठ, ड, ढ। इनको हम जब पढ़ेंगे तो आप खुद पढ़ के देखिए। ट, ठ, ड, ढ। ना तालु में ना दांत में बीच का हिस्सा है मूर्धन, खुरदरा हिस्सा। इसको कहते हैं संस्कृत में मूर्धन्य। ये मूर्धन्य से निकलते हैं। फिर प, फ, ब, भ। यही ऊपर लिख देते, इसको ऊपर देखना। प, फ, ब, भ। इनको बोलते समय ये ओठ से निकलते हैं और किसी भी भाग से नहीं निकलते हैं, इसलिए ये हमारे ओष्ठ वर्ग के वर्ण कहलाते हैं। चा हो गया, टा हो गया, एक और रह गया है त, थ, द, ध। त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, त, थ, द। ये हमारे दांत के पास से निकलते हैं, इसलिए इनको हम दंत वर्ग कहते हैं। अब हमें समझ जाना है कि क वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से, ट वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। तो आज हमने ये पढ़ा। आगे हम ऊष्मीय व्यंजन अपनी अगली वीडियो में पढ़ते हैं। ऊष्मीय, अंतस्थ, द्वैत और संयुक्त। आज हमने स्पर्श तक जाना, तो यहाँ से पढ़ने के बाद अगली वीडियो में हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।